सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है रजत परमार और मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल में जिसका नाम है राज लर्निंग क्लासेस। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है, हमारी CDP की जो सीरीज है वो जारी है, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है आने वाले TET एग्जामिनेशन के लिए। तो शुरू कर लेते हैं भाई आज का टॉपिक बिना किसी देरी के। तो पिछले टाइम पे साथियों हम पढ़ रहे थे जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, यानी जीन पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की हमने शुरुआत की थी और उसमें कई सारी महत्वपूर्ण चीजों की बात की थी कि भाई जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे, एक मनोवैज्ञानिक थे और उन्होंने अपने ही 3 बच्चों पर प्रयोग करके मनोवैज्ञानिक जो सिद्धांत था कि भाई संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत उन्होंने प्रस्तुत किया था। तो आज हम आगे बात करने वाले हैं इनके द्वारा दी गई इस सिद्धांत में 4 महत्वपूर्ण अवस्थाओं के बारे में। तो साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यानी संज्ञानात्मक विकास की 4 महत्वपूर्ण अवस्थाएं जो इन्होंने प्रस्तुत की थी उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो भाई 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले उन अवस्थाओं की चर्चा करते हैं कि वो 4 अवस्थाएं हैं कौन सी, और उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि भाई एक एक अवस्था की क्या क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जिनसे आपको प्रश्न पूछा जा सकता है TET एग्जामिनेशन में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई, जो पहली अवस्था है उसका नाम है सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक, जिसे हम कहेंगे संवेदी पेशीय अवस्था। संवेदी पेशीय अवस्था, ठीक। और इसका जो समय है साथियों कि भाई जीवन काल क्या है इसका, कब से कब तक चलती है, तो ये चलती है 0 से 2 वर्ष तक। जब बच्चा जन्म लेता है और 2 वर्ष का नहीं हो जाता तब तक ये स्टेज आपकी चलती है। वहीं बात करें दूसरी स्टेज की, तो दूसरी स्टेज का नाम है साथियों प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसे हम कहते हैं साथियों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अब पूर्व संक्रियात्मक जो अवस्था है इसके अगर समय काल की बात करें तो इसका जो समय है साथियों वो रहता है 2 से 7 वर्ष तक। यानी बच्चों की जो 2 से 7 वर्ष तक की आयु है इस अवस्था में ये चरण आपका देखने को मिलेगा, ठीक। वही बात कर लेते हैं भाई तीसरे स्टेज की। तो तीसरा जो स्टेज है उसका नाम है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और इसके समय की अगर बात करें साथियों तो इसका जो समय काल है वो है 7 से 11 वर्ष तक। अब हम बात करते हैं भाई आखिरी चरण की। तो जो आखिरी चरण है जीन पियाजे की 4 अवस्थाओं में वो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसका जो समय काल है साथियों वो होता है 11 वर्ष के बाद। 11 वर्ष के बाद। 11 वर्ष के बाद जो किशोरावस्था का चरण काल होता है वहां तक ये स्टेज आपकी देखने को मिलती है। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं 4 महत्वपूर्ण अवस्थाओं की जो जीन पियाजे ने दी थी अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अंतर्गत। तो वो जो 4 अवस्थाएं हैं भाई, पहली अवस्था है आपकी सेंसरी मोटर स्टेज, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संवेदी पेशीय अवस्था, जिसका समय काल है 0 से 2 वर्ष। दूसरी अवस्था की अगर बात करें तो उसका नाम है प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसका जीवन काल है 2 से 7 वर्ष।
तीसरी अवस्था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसका समय काल है 7 से 11 वर्ष। और चौथी और अंतिम अवस्था है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 वर्ष के बाद बच्चों में देखने को मिलती है। तो ये थी साथियों 4 अवस्थाएं। हम आगे इनके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि किस अवस्था में कौन कौन सी विशेषताएं आपको बच्चों में देखने को मिलती हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे हम आगे बढ़ें। तो साथियों आगे बढ़ते हैं और हम एक एक स्टेज को समझने की कोशिश करते हैं कि भाई एक एक जो अवस्था है उन 4 अवस्थाओं में से वो हमसे क्या कहने की कोशिश करती है, ठीक, या हमें क्या समझाने का प्रयास किया जाता है जीन पियाजे द्वारा इन अवस्थाओं में। तो साथियों सेंसरी मोटर स्टेज यानी कि संवेदी पेशी अवस्था, इसके समय की हमने बात की। इसका समय है साथियों 0 से 2 वर्ष तक, अभी हमने बात की। अब इसकी कुछ विशेषताओं की बात करते हैं कि भाई जितनी भी स्टेजेस हैं 4 स्टेजेस, इनके नाम में ही कहीं ना कहीं इनकी विशेषताएं छुपी होती है। तो हम देखते हैं साथियों कि भाई सेंसरी यानी कि संवेदी, मोटर यानी कि पेशीय। तो ये जो सेंसरी शब्द है साथियों, इसका मतलब है सेंसेस यानी कि इंद्रियां, और ये जो मोटर पेशीय शब्द है इसका मतलब है साथियों एक्टिविटी यानी कि कोई भी गतिविधि। तो यहां क्या होगा, बच्चे में सेंसेस के माध्यम से कोई भी एक्टिविटी होगी यानी कि उसकी इंद्रियों के माध्यम से कोई भी एक्टिविटी गतिविधि क्या है होती है, या उसकी सेंसेस या इंद्रियों के माध्यम से ही वो कोई भी गतिविधि करता है। तो हम इसमें कह सकते हैं साथियों कि बालक की गतिविधियां इंद्रियों पर आधारित होती है, इंद्रियों पर आधारित होती है। इंद्रियां यानी सेंसेस, ठीक, यानी सेंसेस पर उसकी एक्टिविटी आधारित होती है। सेंसेस इंद्रियां या ज्ञान इंद्रियां जिन्हें हम कहते हैं, आपको मालूम है कि भाई व्यक्ति के अंदर 5 ज्ञान इंद्रियां पाई जाती हैं कि जैसे आंख, नाक, जुबान, कान और हमारा सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन स्किन यानी कि त्वचा। तो इन इंद्रियों के पर ही आधारित होती है बच्चे की गतिविधियां। तो हमें करना क्या होता है, उसकी इंद्रियों को ही प्रशिक्षण देना होता है। तो हमें क्या करना है साथियों, हमें बालक की इंद्रियों को प्रशिक्षण देना होता है। बालक की इंद्रियों को प्रशिक्षण देना होता है, प्रशिक्षण देना होता है या देना चाहिए, ठीक। तो इंद्रियों पर आधारित अगर गतिविधि है तो सीधी सी बात है उनकी इंद्रियों को हमें प्रशिक्षण देना होता है, क्योंकि 2 साल तक के बच्चे क्या है हम ही पर पूरी तरीके से निर्भर होते हैं, ठीक। अब अगली इसकी विशेषता की बात करें साथियों, तो बच्चा जो है वो कारण प्रभाव से अवगत होता है, ठीक, कि बालक कारण प्रभाव से अवगत होता है। यानी उसके जीवन पर कोई भी यदि ऐसा प्रभाव पड़ रहा है तो उसे पता होगा कि इसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य है। मान लीजिए कि भाई छोटा बच्चा है, उसके सामने बिजली कड़कती है, तो कई बार उसे बता दिया जाता है कि भाई बिजली कड़क रही है, तो उसे मालूम है इसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा, ठीक। तो बिजली कड़क रही है, भी वैसे ही बोलते हैं प्रेम से, बिजली कड़क रही है, बहुत तेज आंधी आ रही है, आप सो जाइए हुआ आ जाएगा। तो ऐसा लगता है कि भाई हुआ वो बिजली कड़का रहा है, यानी उसका कुछ भी प्रभाव पड़ेगा जीवन पर, ठीक, उसके सामने कुछ भी चीजें गतिविधि हो रही है तो उसको ये ज्ञात रहेगा कि इसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य है। तो बच्चा जो है कारण प्रभाव से, ठीक, यानी कि उस पर जो भी इफेक्ट पड़ रहा है उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है, ये उसको मालूम होता है, ठीक है। छोटे बच्चे हैं, थोड़ा थोड़ा बोलने लगते हैं, तो जब वो डर जाते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि भाई ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तब वो कहते हैं कि हाँ ठीक है कि इस कारण से वो हो रहा है। तो कारण प्रभाव से अवगत होते हैं बच्चे। अगला पॉइंट जो है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इस पे हम स्टार भी लगा सकते हैं कि भाई बच्चे में जो है वस्तु स्थायित्व का गुण पाया जाता है,
वस्तु स्थायित्व का गुण पाया जाता है या वस्तु स्थायित्व पाया जाता है। वस्तु स्थायित्व को साथियों हम इंग्लिश में कह सकते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस, ठीक। अब जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था की बात हो रही है। जब बच्चा 9 या 10 महीने का होता है तो जब तक कोई भी वस्तु उसके सामने रहती है तभी तक उसे पता रहता है कि ये वस्तु वास्तव में है। जैसे ही वो वस्तु उसके सामने से हटा दी जाती है तो वो उसके बारे में भूल जाता है कि भाई जब तक उसके सामने है तब तक वो उसे मालूम है कि हाँ कोई चीज है। लेकिन 9-10 महीने के बाद, ठीक, तो बच्चे को जब हम कोई चीज दिखाते हैं और जब कभी कभी ऐसा दिखाते हैं कि भाई ये फेंक दी हमने और पीछे छुपा लेते हैं, तो बच्चा ऐसा नहीं है कि उसके सामने से वो चीज चली गई, तो ऐसा नहीं है कि भाई उसे लगेगा कि वास्तव में कोई चीज है ही नहीं। उसे मालूम होता है कोई भी वस्तु उसने देखी है तो उसका स्थायित्व है, यानी कि वो वास्तव में इस दुनिया में मौजूद है, ठीक, एग्जिस्ट करती है। तो वस्तु स्थायित्व यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण पाया जाता है। जो भी वस्तु को देखता है उसे मालूम है, भले ही उसके सामने से बाद में हटा दी जाए, फेंकने का नाटक किया जाए, लेकिन उसे मालूम है कहीं ना कहीं कि वो वस्तु वास्तव में कहीं ना कहीं मौजूद है, ठीक। जैसे आप उसके सामने कोई भी वस्तु, ये मार्कर में किसी बच्चे को दिखाऊं, 2 वर्ष तक के बच्चे को ऐसे फेंक के मैं पीछे छुपा दूं, तो उसे लगेगा कि भाई कहाँ फेंक दी। उसे मालूम है कि वस्तु कहीं ना कहीं मौजूद है, तो वो ढूंढने का प्रयास करेगा कि वहां फेंकी है, वहां देखेगा। हो सकता है मान लो आपका हाथ दिख जाए तो पीछे की तरफ देखेगा, इधर उधर ढूंढने की कोशिश करेगा। तो उसके अंदर क्या है, वस्तु स्थायित्व का गुण पाया जाता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस, जिसके तहत बच्चे को पता होता है कि कोई भी वस्तु जो उसने देखी है वो वास्तव में मौजूद है, यदि उसके सामने से हटा भी दी जाए तब भी, ठीक। और अगला जो इसका गुण है साथियों वो कि बच्चे अर्धभाषी होते हैं। बच्चे अर्ध, या हम कहें कि इस स्टेज पर जो बच्चा है, बच्चा अर्धभाषी होता है। अर्धभाषी का अर्थ है साथियों सेमी वर्बल, यानी पूरी तरीके से कोई बात नहीं कह पाता, आधी अधूरी बात को कहता है और आधे अधूरे वाक्य, छोटे छोटे वाक्य वो इस स्टेज पर बोलता है। तो सेमी वर्बल बच्चा इस स्टेज पर होता है, ठीक, यानी कि अर्धभाषी, आधे अधूरे वाक्य बोलेगा, आधी अधूरी बात कहेगा। तो साथियों ये थी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं पहली स्टेज जो कि है सेंसरी मोटर स्टेज। एक बार फिर से बात कर लेते हैं कि भाई सेंसरी मोटर स्टेज यानी कि संवेदी पेशी अवस्था, जिसका समय काल है 0 से 2 वर्ष, यानी जन्म से 2 वर्ष तक। अब इसके नाम में ही कुछ इसकी विशेषताएं छिपी होती हैं कि भाई सेंसरी का मतलब है सेंसेस से यानी कि इंद्रियों से, और मोटर यानी पेशी का मतलब है एक्टिविटी यानी गतिविधियों से। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई बालक की जो गतिविधि होती है वो इंद्रियों पर आधारित होती है, उसके सेंसेस पर आधारित होती हैं। सेंसेस के माध्यम से ही वो कोई कार्य करता है और उसी से वो सीखता है। तो इस कारण हमें क्या होता है भाई, बालक के इंद्रियों को प्रशिक्षण देना होता है, उनकी इंद्रियों को ट्रेनिंग देनी होती है। अगली विशेषता की बात करें कि भाई बालक कारण प्रभाव से अवगत होता है, यानी कोई भी प्रभाव उसके जीवन पर पड़ रहा है, उसके शरीर पर पड़ रहा है, तो उसे जरूर लगेगा कि इसके पीछे कोई ना कोई कारण है, ठीक है। इसके बाद हमने बात की जो भी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इससे कई बार प्रश्न पूछा गया है कि भाई वस्तु स्थायित्व जो है वो जीन पियाजे की किस स्टेज की विशेषता है। इससे कई बार प्रश्न पूछा गया है कई टीईटी एग्जामिनेशंस में कि वस्तु स्थायित्व का गुण किस स्टेज की विशेषता है। तो हमें याद रखना है संवेदी पेशीय अवस्था की भी विशेषता है कि वस्तु स्थायित्व का इसमें गुण पाया जाता है, यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण पाया जाता है, जिसके तहत बच्चे के सामने यदि कोई चीज है तब भी उसे मालूम रहेगा कि है, हटा भी दी जाए तब भी उसे ज्ञान रहेगा इस बात का कि भाई वो वास्तव में चीज होती है। इसके बाद हमने बात की कि भाई बच्चा अर्धभाषी होता है। 2 साल तक के बच्चे आपको मालूम ही है पूरी अपनी बात नहीं कह पाते हैं, आधे अधूरे वाक्य कहते हैं, तो इसीलिए हम कहते हैं कि भाई अर्धभाषी होते हैं या सेमी वर्बल होते हैं। तो ये थी साथियों पहली स्टेज सेंसरी मोटर स्टेज की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे हम आगे बढ़ें। तो साथियों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरी स्टेज की जो कि है प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अब इसके समय की बात हम कर चुके हैं कि भाई इसका जो समय जीवन काल होगा वो होगा 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था, ठीक। अब इसके नाम में देखते हैं कि भाई किस प्रकार से इसके नाम में उसकी विशेषताएं छिपी हुई हैं या हम निकाल सकते हैं। देखिए प्री यानी पूर्व का मतलब होता है बिफोर,
बिफोर मतलब पहले, ठीक। और ऑपरेशनल यानी संक्रियात्मक का भाई अर्थ होता है लॉजिक यानी कि तर्क। तो ये जो अवस्था है साथियों वो तर्क से पहले की अवस्था है, यानी इसमें जो बच्चा है वो तर्क नहीं कर सकता, ये तर्क से पहले की अवस्था होती है, ठीक। साथियों 1 मिनट दीजिएगा, जरा शोर हो रहा है। हाँ, तो साथियों हम बात कर रहे थे कि भाई प्री ऑपरेशनल यानी कि प्री का अर्थ है पूर्व यानी कि बिफोर पहले, और लॉजिक जिसका अर्थ है संक्रियात्मक या ऑपरेशनल से अर्थ होता है लॉजिक यानी कि तर्क। तो प्री पहले, लॉजिक तर्क, ये तर्क से पहले की अवस्था है। 2 से 7 वर्ष तक की जो अवस्था है साथियों तर्क से पहले की अवस्था है, यानी इसमें बच्चा लॉजिक नहीं लगा सकता, तर्क नहीं कर सकता। बच्चा, हम कह सकते हैं साथियों कि बच्चा तर्क नहीं कर सकता। अब कैसे तर्क नहीं कर सकता? भाई इस स्टेज में बच्चा प्रश्न बहुत पूछता है कि ये क्यों होता है, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, लेकिन बच्चा उसमें तर्क लॉजिक नहीं लगा सकता। यदि आपने कोई चीज उसे बताई कि भाई ये इसलिए होता है, तो उसमें वो तर्क नहीं ढूंढ पाएगा कि ये इसलिए होता है, अगर ऐसा होता तो क्या होता, ठीक। जैसे आपने बताया कि इस प्रकार से कोई काम होता है, ऐसा होता तो क्या होता, अगर ये नहीं होता तो क्या होता, तो इस प्रकार से तर्क बच्चा नहीं कर सकता है। प्री ऑपरेशनल यानी कि लॉजिक से पहले की स्टेज है जिसके अंतर्गत बच्चा तर्क नहीं कर सकता, ठीक। आगे बात करें तो भाई बच्चा जो है, बच्चा ईगोसेंट्रिक होता है। ईगोसेंट्रिक, ईगोसेंट्रिक का अर्थ है साथियों आत्मकेंद्रित। आत्मकेंद्रित होता है यानी उसे खुद की ज्यादा परवाह होती है दूसरे के बजाय, यानी खुद पर ज्यादा ध्यान देगा। आपने देखा होगा कि भाई छोटे बच्चे मान लीजिए कोई चीज खा रहे हैं, आप उनसे मांगे तो वो नहीं देते, ठीक, कि भाई बहुत ज्यादा आप इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे कि दे दो, रोने लग जाओ तो भले ही वो दे दें। कि मान लो कोई चीज खा रहे हैं, उसके 2 टुकड़े करेंगे और उसमें भी जो बड़ा टुकड़ा होगा वो खुद खाएंगे। और ज्यादातर क्या करते हैं कि भाई आपने कोई चीज मांगी कि ये मुझे भी दे दे, तो पहले से वो गप करके खा जाते हैं। भाई वो मतलब रहेगी नहीं चीज तो भाई मांगेगी नहीं कोई। तो वो आत्म केंद्रित होते हैं, केवल खुद पर ज्यादा ध्यान देते हैं, दूसरों की परवाह ज्यादा नहीं करते हैं, ठीक। भाई आत्म केंद्रित तो ज्यादातर हर कोई व्यक्ति होता है, लेकिन इस उम्र के बच्चे ज्यादा होते हैं। अब आगे अगर बात करें साथियों तो इसमें क्या है, सेंट्रिसिज्म का गुण पाया जाता है, यानी कि आत्म केंद्रितता का। सेंट्रिसिज्म, ठीक, आत्म केंद्रितता। बात वही है कि भाई आत्म केंद्रितता का गुण पाया जाता है, यानी आत्म केंद्रित होता है बच्चा और एक बार में एक ही चीज पर फोकस कर सकता है। इस आत्म केंद्रितता का मतलब है साथियों कि बच्चा जो है, बच्चा एक बार में या एक वक्त पर एक ही चीज पर फोकस कर सकता है, चीज पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकता है, या कहें कि फोकस कर सकता है। यानी बड़ों की तरह जो बच्चा है वो मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता है कि एक ही समय पे कई काम कर लिए जाएं, ठीक। बच्चा जो है एक समय पे एक ही काम कर पाएगा, मल्टीटास्किंग नहीं कर पाएगा। यानी वो सेंट्रिसिज्म का उसमें गुण पाया जाता है, आत्म केंद्रितता का गुण पाया जाता है। अगली अगर गुण की बात करें साथियों तो जीववाद, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, स्टार लगा सकते हैं इस पे। ये भी पॉइंट कई बार प्रश्न में पूछा गया है टीटी एग्जामिनेशन में कि बच्चे में जीववाद, जीववाद का अर्थ होता है साथियों एनिमिज्म, जीववाद का गुण पाया जाता है। जीववाद मतलब कि भाई हर किसी चीज को जीवित मानता है, जो नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं उनको भी वो समझता है कि ये भी चीजें क्या है, इनमें भी जान है, उनको भी बड़े ध्यान से रखता है,
कि छोटे बच्चे गुड्डे गुड़ियों का खेल खेलते हैं कि मान लो उनके गुड्डे गुड़िया गिर जाते हैं तो उन्हें लगता है कि इनमें भी जान होती है, वो भी जीवित है, उनको भी लगती है, तो उनको उठाकर बड़े प्यार से पुचकारेंगे, उनको खिलाएंगे, नहलाएंगे, धुलाएंगे, तो कई चीजें वो करते हैं, यानी हर चीज को वो जीवित मानते हैं। यदि आप उनके सामने कोई चीज फेंकेंगे तो वो कह सकते हैं कि भाई आपने क्यों फेंका, उसके लग जाएगी, है ना, क्योंकि वो हर चीज को क्या है, जीवित मानते हैं। जीववाद का गुण उसमें पाया जाता है। जीववाद जो मुख्य विशेषता है साथियों, प्री ऑपरेशनल स्टेज की एक मुख्य विशेषता है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है सवाल। और एक और इसकी भाई विशेषता की बात करते हैं कि भाई इरिवर्सिबिलिटी, यानी अपलटावली, पाई जाती है बच्चों में साथियों। इरिवर्सिबिलिटी या कहें कि अपलटावली पाई जाती है, जिसके तहत क्या होगा साथियों कि बच्चा आगे तो बढ़ सकता है, बच्चा आगे बढ़ सकता है पर पीछे नहीं आ सकता। अपलटावली यानी पलट नहीं सकता अपनी बात से, कि भाई असेंडिंग ऑर्डर में तो जा सकता है, या एग्जांपल के तौर पे हम कहें कि 1 से 10 तक गिनती बड़े भाई फ्लो में सुना सकता है, लेकिन 10 से 1 तक नहीं आ पाएगा, यानी आगे बढ़ेगा पीछे नहीं लौट पाएगा। इरिवर्सिबिलिटी यानी कि अपलटावली का गुण उसमें पाया जाता है। तो ये थी कुछ मुख्य विशेषताएं साथियों प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। हमने बात की साथियों इसमें कि इसका जो समय काल है वो है 2 से 7 वर्ष। साथ ही साथ हमने बात की कि भाई प्री ऑपरेशनल यानी कि प्री मतलब पूर्व, बिफोर पहले, और ऑपरेशनल यानी संक्रियात्मक का अर्थ होता है लॉजिक, तर्क। तो तर्क से पहले की अवस्था है जिसमें बच्चा तर्क नहीं कर सकता, ठीक, कि इस स्टेज में बच्चा तर्क नहीं कर सकता है। साथ ही साथ हमने बात की कि बच्चा ईगोसेंट्रिक होता है, आत्म केंद्रित होता है, खुद पर ध्यान रहता है उसका, ठीक, कि मतलबी बच्चा होता है कि भाई अपने आप पर ही ध्यान है, दूसरों पर कोई ध्यान नहीं रहेगा। फिर है सेंट्रिसिज्म यानी कि आत्म केंद्रितता का गुण पाया जाता है। इसके तहत बच्चा एक वक्त पर एक ही चीज पर ध्यान लगा सकता है, एक ही चीज पर फोकस कर सकता है। साथ ही साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु कि भाई जीववाद यानी कि एनिमिज्म का गुण पाया जाता है। हर चीज को बच्चा जो है वो जीवित मानता है कि भाई हर चीज में जान होती है, ठीक, उसी प्रकार से वो उसे सहेज कर रखता है। और दूसरी जो चीज है भाई इरिवर्सिबिलिटी यानी कि अपलटावली, कि भाई इसमें इरिवर्सिबिलिटी का गुण पाया जाता है अपलटावली का, जिसके तहत बच्चा आगे तो बढ़ सकता है लेकिन पीछे नहीं लौट सकता। आगे की तरफ गिन सकता है लेकिन पीछे की तरफ नहीं गिन सकता, जिसे हम कहेंगे अपलटावली। तो ये थी कुछ मुख्य विशेषताएं साथियों दूसरी स्टेज प्री ऑपरेशनल स्टेज की। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे हम तीसरी स्टेज की बात करें। तो साथियों आगे बढ़ते हैं अब हम तीसरी स्टेज की तरफ, जो कि है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। सबसे पहले कि भाई इसका समय क्या रहेगा, इसका समय है साथियों 7 से 11 वर्ष तक, ठीक, इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। अब इसके नाम को देखते हैं कि भाई इसके नाम में क्या अर्थ छुपा हुआ है। भाई कॉन्क्रीट यानी कि मूर्त ऐसी चीजें होती हैं साथियों जिन्हें हम देख छू सकते हैं, जिन्हें हम देख छू सकते हैं, ठीक। और ऑपरेशनल जो हमने बात की थी कि भाई तर्क की अवस्था है यानी कि लॉजिक की अवस्था है। अब बच्चा क्या है इस स्टेज पर तर्क शुरू कर देता है, तो इसे हम तर्क आधारित यानी कि लॉजिकल स्टेज भी कह सकते हैं। ये तर्क आधारित या कहें कि लॉजिकल स्टेज कही जाएगी, ठीक, लॉजिकल स्टेज है या तर्क आधारित अवस्था है। अब देख छू सकता है और तर्क कर सकता है, यानी ऐसी चीजों के बारे में तर्क कर सकता है बच्चा जिनको वो देख सकता है और महसूस कर सकता है, यानी जिन्हें देख छू सकता है, ठीक है। तो ऐसी चीजों के बारे में तर्क शुरू कर देता है। तर्क इस अवस्था में आरंभ हो जाता है, तर्क आधारित अवस्था है, तो बच्चा तर्क करने लगता है।
बच्चा तर्क करने लगता है। इससे पहले की जो स्टेज थी साथियों, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कई जो विशेषताएं हैं उसकी जस्ट अपोजिट विशेषताएं इस अवस्था में आपको देखने को मिलेंगी कि भाई उसमें बच्चा तर्क नहीं कर पाता था, इसमें बच्चा तर्क करने लगता है। कोई चीज कैसे घटित होती है तो उसके पीछे वो तर्क कर सकता है कि ये ऐसे हुआ तो क्यों हुआ, ऐसे नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, तो तर्क करना आरंभ कर देता है। पिछली स्टेज में हमने बात की थी कि भाई सेंट्रिसिज्म का गुण पाया जाता है, तो इसमें साथियों डिसेंट्रिसिज्म का गुण पाया जाएगा। डिसेंट्रिसिज्म, डिसेंट्रिसिज्म यानी कि विकेंद्रिता, विकेंद्रिता का गुण पाया जाता है। जिसका अर्थ है कि भाई एक वक्त में एक से ज्यादा चीजों पर बच्चा फोकस कर सकता है, एक ही वक्त में एक से ज्यादा चीजों पर फोकस कर सकता है, एक ही वक्त में एक से अधिक चीजों पर फोकस कर सकता है। चीजों पर फोकस कर सकता है। ठीक, अच्छा 1 मिनट मुझे दीजिएगा, लगता है कोई है बाहर दरवाजे पर। तो हम बात कर रहे थे साथियों कि भाई डिसेंट्रिसिज्म यानी कि विकेंद्रिता का गुण पाया जाता है, जिसके तहत बच्चा एक ही वक्त में एक से अधिक चीजों पर फोकस कर सकता है, या हम कहें कि बच्चा मल्टीटास्किंग करने लगता है कि मान लो कोई एक काम कर रहा है और दूसरा काम भी उसे दे दिया जाए तो वो एक साथ दोनों काम को कर सकता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं साथियों। भाई पिछली स्टेज में हमने बात की कि इरिवर्सिबिलिटी पाई जाती है, अपलटा वाली, तो इसमें उल्टा हो जाएगा, इसमें रिवर्सिबिलिटी, रिवर्सिबिलिटी यानी कि पलटावली पाई जाती है, पलटावली पाई जाती है। यानी बच्चा जो है वो आगे भी बढ़ सकता है और पीछे भी लौट सकता है। उसमें क्या होगा कि भाई पिछली स्टेज में प्री ऑपरेशनल में कि बच्चा आगे की तरफ जा सकता है, पीछे नहीं लौट सकता, लेकिन इसमें पलटावली यानी रिवर्सिबिलिटी का गुण पाया जाता है, जिसके तहत बच्चा असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों ही ऑर्डर में आगे भी जा सकता है और पीछे भी आ सकता है। 1 से 10 तक भी बोल सकता है और 10 से 1 तक भी बोल सकता है। ठीक, अगर आगे बात करें साथियों एक और विशेषता की, तो इसमें जो बच्चा है, बच्चा वर्गीकरण, वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन करने लगता है, करने लगता है। यानी बच्चा चीजों को क्लासिफाई, वर्गीकृत कर लेता है कि ये चीजें इस ग्रुप से रिलेटेड हैं, ये चीजें उस ग्रुप से रिलेटेड हैं। ठीक, तो इसमें वर्गीकरण का गुण भी पाया जाता है, यानी क्लासिफिकेशन का गुण इसमें पाया जाता है। साथ ही साथ बात करें कि भाई कंजर्वेशन, बच्चे में जो है कंजर्वेशन आ जाता है, यानी संरक्षण का गुण आ जाता है, संरक्षण का गुण पाया जाता है। यानी बच्चा जो है वो साथियों कंजर्वेशन करने लगता है, चीजों को सहेज कर रखने लगता है, संभाल कर रखने लगता है, संरक्षण करने लगता है। मान लीजिए कि कोई उसकी बहुत ही पसंदीदा वस्तु है, उसके पास है, और उसको अगर वो मिली है तो वो कई दिनों तक उसे अपने पास संभाल कर रखता है, जब तक वो बड़ा हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, कई चीजें वो संभाल कर रखता है। हम और आप भी करते होंगे भाई 11 वर्ष की आयु के बाद कोई ऐसी चीज मिली जो हमने अभी तक संभाल कर रखी होगी। आपके साथ भी ऐसा होगा, मेरे साथ भी ऐसा है। ठीक, तो संरक्षण का गुण इसमें पाया जाता है। और इस स्टेज पर साथियों हम आगमन विधि का उपयोग कर सकते हैं। ठीक, यानी कि इंडक्टिव, ठीक, इंडक्टिव या कहें आगमन, आगमन विधि
या इंडक्टिव मेथड, ठीक है, इंडक्टिव मेथड कैन बी यूज्ड। अच्छा, हिंदी और इंग्लिश जो भाषाएं दोनों मिक्सअप हो जाती हैं, दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स इस वीडियो से लाभ उठा सकते हैं। भाई हम कोशिश कर रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही स्टूडेंट्स को ये चीजें समझ में आ जाए। तो बहुत ही आसान है पॉइंट, इंडक्टिव मेथड कैन बी यूज, यानी आगमन विधि का प्रयोग इस स्टेज में किया जा सकता है। आगमन और निगमन दो विधियां हैं साथियों। आगमन विधि में आप पहले उदाहरण पेश करते हैं, उसके बाद एक सामान्य नियम बच्चे के लिए बना देते हैं। और दूसरी जो विधि है निगमन यानी कि डिडक्टिव मेथड, जिसमें पहले बच्चे को नियम बताया जाता है, फिर उसके बाद उसके उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। तो इस स्टेज पर हम इंडक्टिव मेथड यूज कर सकते हैं, यानी कि आगमन विधि का हम प्रयोग कर सकते हैं। इस स्टेज पर साथियों बच्चे को ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति ज्योमेट्री कैन बी टॉट, यानी ज्योमेट्री इस स्टेज पर बच्चे को पढ़ाई जा सकती है, ज्यामिति का ज्ञान उसे दिया जा सकता है। ठीक भाई, आकृतियों के बारे में, लाइन सेगमेंट के बारे में, ये सब चीजें बच्चे को इस स्टेज पर पढ़ाना शुरू की जाती हैं और बच्चा आसानी से इन्हें समझ लेता है। तो ये थी साथियों हमारी तीसरी स्टेज जी प्यारे जी की, जो कि है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसकी अवस्था है 7 से 11 वर्ष। अब कॉन्क्रीट का मतलब है भाई जिसे हम देख छू सकते हैं, और संक्रियात्मक मतलब तर्क। अब ऐसी चीजों पर बच्चा तर्क करने लगता है जिन्हें वो देख छू सकता है और जो उसके सामने होती है। ठीक, इसके बाद हमने बात की कि भाई ये तर्क आधारित यानी कि लॉजिकल स्टेज इसे कहेंगे, तर्क आधारित अवस्था है। फिर बात की कि बच्चा इसमें तर्क करने लगता है, प्री ऑपरेशनल में तर्क नहीं कर पाता था, इस स्टेज में तर्क कर पाता है। अगली हमने बात की कि डिसेंट्रिसिज्म यानी कि विकेंद्रिता का गुण पाया जाता है, जिसमें क्या है बच्चा एक साथ एक ही वक्त में एक से अधिक चीजों पर फोकस कर सकता है, यानी कि मल्टीटास्किंग वो कर सकता है, जबकि प्री ऑपरेशनल स्टेज में ऐसा नहीं था। इसके बाद भाई प्री ऑपरेशनल स्टेज में हमने इरिवर्सिबिलिटी की बात की थी। इसमें बात की कि भाई रिवर्सिबिलिटी का गुण पाया जाता है या पलटावली पाई जाती है, जिसमें बच्चा आगे भी जा सकता है और पीछे भी लौटकर आ सकता है। साथ ही साथ हमने बात की कि बच्चा वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन करने लगता है, बच्चा चीजों को क्लासिफाई करने लगता है, उनको उनके ग्रुप्स में बांटने लगता है। साथ ही साथ हमने बात की कि भाई कंजर्वेशन का गुण पाया जाता है, यानी बच्चा चीजों को संभाल कर सहेज कर संरक्षण करने लग जाता है। फिर हमने बात की कि भाई इसमें इंडक्टिव मेथड, इंडक्टिव यानी कि आगमन विधि, जिसमें हम उदाहरण पहले प्रस्तुत करेंगे और फिर उसके बाद क्या है नियम बताएंगे। तो ये चीजें मतलब आगमन विधि का प्रयोग आप इसमें कर सकते हो बच्चे को पढ़ाने के लिए। और साथ ही साथ हम अंतिम बिंदु की बात की कि इसमें ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति पढ़ाई जा सकती है। ज्यामिति इस स्टेज पर पढ़ाना शुरू की जाती है बच्चों को और वो समझ भी जाते हैं। तो ये थी साथियों तीसरी स्टेज। उम्मीद है आपको ये समझ में आई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे हम चौथी स्टेज की बात करें। तो चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं अंतिम अवस्था की तरफ, जो कि है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसे हम फॉर्मल या एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज भी कह सकते हैं और हिंदी में औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कह सकते हैं। इसकी जो आयु सीमा है साथियों 11 वर्ष के बाद, 11 वर्ष के बाद, ठीक है, 11 वर्ष के बाद तक ये अवस्था चलती है। मुख्य तौर पर किशोर अवस्था तक की आयु जब तक पूर्ण नहीं हो जाती तब तक ये अवस्था चलती है। अब इसके नाम में देखिए साथियों, फॉर्मल यानी कि औपचारिक, एब्स्ट्रैक्ट यानी कि अमूर्त। अब अमूर्त ऐसी चीजें होती हैं साथियों जो हमें दिखाई नहीं दे सकती या हम जिन्हें देख छू नहीं सकते और केवल महसूस कर सकते हैं। और ऑपरेशनल का आपको अर्थ पता ही है, कोई भी तर्क आधारित। तो इस अवस्था में बच्चा क्या पुख्ता तर्क करने लगता है। इस अवस्था को साथियों एक नाम से और जाना जाता है जो कि है कंसेप्शनल स्टेज। कंसेप्शनल स्टेज, ठीक। इससे पहले की जो अवस्था थी मूर्त संक्रियात्मक, उसे डी कंसेप्शनल स्टेज के नाम से भी जाना जाता है और अमूर्त को जाना जाएगा कंसेप्शनल स्टेज के नाम से। अब इसके बारे में कुछ बात करते हैं कि भाई ये जो है हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये जो है साथियों भाई
सबसे उच्च स्तर है संज्ञानात्मक विकास का, डेवलपमेंट, इसे हम कह सकते हैं भाई सबसे उच्च स्तर है संज्ञानात्मक अवस्था का, या संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सबसे उच्च अवस्था है, क्योंकि भाई आखिरी अवस्था है और इसका समय जो है 11 वर्ष के बाद शुरू हो रहा है। ठीक, इस स्टेज को साथियों हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेज भी कह सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेज यानी समस्या समाधान की अवस्था है, समस्या समाधान की अवस्था। भाई बच्चा क्या है, इसमें अपने समस्याओं का समाधान खुद करने लगता है और अपने क्या है डिसीजंस खुद लेने लगता है। तो ये जो अवस्था है साथियों, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी इसमें बच्चे में आ जाती है। इस अवस्था में डिसीजन मेकिंग एबिलिटी यानी निर्णय लेने की क्षमता बच्चे में आ जाती है, निर्णय लेने की क्षमता। निर्णय लेने की क्षमता बच्चे में आ जाती है, अपनी समस्याओं को खुद समाधान करने लगता है, निर्णय लेने लगता है। साथ ही साथ बात करें साथियों, ये हाई इमेजिनेशन स्टेज है, हाई इमेजिनेशन स्टेज। यानी इसमें जो कल्पना होती है, उच्च कल्पनात्मक अवस्था जिसे हम कहते हैं, उच्च कल्पनात्मक अवस्था। इसमें जो बच्चे की कल्पना है वो बहुत ज्यादा ऊंची उड़ान भरती है, कुछ भी कल्पना करने लगता है, ऐसी चीजों की भी बच्चा कल्पना करने लगता है कि जो उसके बलबूते की नहीं हो। ठीक, लेकिन कल्पना तो करनी है भाई, उच्च कल्पनात्मक अवस्था इसे कहते हैं क्योंकि कल्पना इसमें बहुत ज्यादा उच्च रहती है। ये जो अवस्था है साथियों, इसे हाइपोथेटिकल रीजनिंग की स्टेज भी कहा जाता है, हाइपोथेटिकल रीजनिंग स्टेज। अब ये हाइपोथेटिकल रीजनिंग स्टेज क्या है साथियों, इसे हम हिंदी में कहेंगे परिकल्पनात्मक तर्क की अवस्था, परिकल्पनात्मक तर्क अवस्था। ये वास्तव में है क्या, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इस पे हम स्टार लगा सकते हैं कि भाई हाइपोथेटिकल रीजनिंग है क्या। परिकल्पनात्मक तर्क की अवस्था है, यानी बच्चा परिकल्पनात्मक तर्क करने लगता है। अब ये हाइपोथेटिकल रीजनिंग जो है साथियों, बच्चा ऐसी चीजों के बारे में तर्क करने लगता है जो उसके सामने मौजूद नहीं है, केवल सोच के आधार पर उन चीजों के बारे में तर्क करने लगता है। हाइपोथेटिकल मतलब ऐसी चीजों के तर्क, ऐसी चीजों पर तर्क करता है, पर तर्क करने लगता है जो सामने मौजूद ना हो। यानी ऐसी चीज जो सामने मौजूद ना हो या वास्तव में मौजूद ही नहीं है, उसके बारे में भी तर्क करने लगता है बच्चा। तो ऐसी चीजें जो वास्तव में ना हो या सामने मौजूद ना हो, वही होती है भाई हाइपोथेटिकल चीजें। और हाइपोथेटिकल रीजनिंग यानी परिकल्पनात्मक तर्क, उन्हीं चीजों के लिए तर्क को कहते हैं। ठीक, तो ये आप समझ गए होंगे, ऐसी चीजों के बारे में तर्क करना जो वास्तव में नहीं है या आपके सामने मौजूद नहीं है। और ये जो स्टेज है साथियों, इससे पहले की स्टेज पे हमने देखा था कि भाई इंडक्टिव मेथड यूज कर सकते हैं बच्चे को सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए। तो इसमें आप डिडक्टिव मेथड यूज कर सकते हैं, डिडक्टिव मेथड, जिसे हम कहेंगे निगमन विधि। निगमन विधि इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चे को सिखाने के लिए, उसे पढ़ाने के लिए। ठीक, तो ये थी कुछ मुख्य विशेषताएं। आखिरी स्टेज जो कि है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसे हम एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज भी कह सकते हैं, हिंदी में इसे औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कह सकते हैं। इसकी जो आयु सीमा है साथियों, वो है 11 वर्ष के बाद। ठीक, 11 वर्ष के बाद ये शुरू हो जाती है अवस्था।
इसे हम कंसेप्शनल स्टेज भी कहते हैं। और इससे पहले की जो स्टेज है, ठीक, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उसे हम डीकंसेप्शनल स्टेज के नाम से भी जानते हैं। यदि आपने वो पॉइंट मैंने नहीं लिखाया तो आप लिख सकते हैं। इसकी कुछ विशेषताएं हैं कि भाई ये हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, यानी संज्ञानात्मक विकास का सबसे उच्च स्तर है। भाई आखिरी अवस्था है तो उच्च स्तर तो होगा ही। साथ ही साथ ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेज है, यानी बच्चा क्या है, समस्या का समाधान करने लगता है, समस्या समाधान की अवस्था है। साथ ही साथ हमने बात की कि इसमें डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बच्चे में आ जाती है, यानी बच्चा क्या है, निर्णय लेने की क्षमता विकसित कर लेता है अपने अंदर और उसी के तहत वो समस्याओं का समाधान करता है। फिर हमने बात की कि भाई हाई इमेजिनेशन स्टेज है, यानी उसकी जो कल्पना करने की शक्ति होती है सबसे ज्यादा ऊपर होती है इस स्टेज में, उच्च कल्पनात्मक अवस्था इसे कहते हैं। साथ ही साथ हमने बात की भाई हाइपोथेटिकल रीजनिंग स्टेज है, यानी कि परिकल्पनात्मक तर्क अवस्था, ऐसी चीजें जो वास्तव में मौजूद ना हो या आपके सामने मौजूद ना हो, उन चीजों के बारे में आप तर्क कर पा रहे हैं, तो यही है आपकी हाइपोथेटिकल रीजनिंग, या इसे हम कहेंगे परिकल्पनात्मक तर्क अवस्था। और साथ ही साथ हमने बात की कि ये डिडक्टिव मेथड यानी कि निगमनात्मक विधि इसमें इस्तेमाल की जा सकती है बच्चों को सिखाने के लिए, जिसमें आप नियम पहले प्रस्तुत करेंगे और उसके बाद उसके उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं ये पॉइंट भी आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे हम आगे बढ़ें। तो साथियों, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे हमारे आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। ठीक, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो सेम नाम से है भाई, राज लर्निंग क्लासेस। इसी नाम से आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिस पर आपको आने वाले एग्जाम की नोटिफिकेशन, स्टडी मटेरियल और चीजों के सिलेबस और साथ ही साथ हमारे वीडियोस के लिंक भी आपको इस पर मिल जाएंगे। ठीक, तो अब वक्त है साथियों विदा लेने का, और मैं उम्मीद करता हूं कि भाई आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसकी लिंक शेयर कर दूंगा और साथ ही साथ उन प्रीवियस वीडियोस की भी लिस्ट, वो लिंक शेयर कर दूंगा जो आपने अभी तक ना देखे हो, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उन्हें देख सकते हैं। ठीक, लिंक मैं वहां उसकी शेयर कर दूंगा। तो इसी के साथ विदा लेते हैं, नमस्कार।